गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल के पेपर सेकेंड लेबर इकोनॉमिक्स का आज का टॉपिक है न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, लेबर मार्केट यानी कि श्रम बाजार का नव प्रतिष्ठितवादी सिद्धांत। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। जैसे कि आप सभी को विदित है कि श्रम बाजार से हम क्या समझते हैं। श्रम बाजार वह स्थान है जहाँ पर कि श्रम का क्रय और विक्रय किया जाता है। क्रेता के रूप में वहाँ पे श्रमिक होते हैं और विक्रेता के रूप में वहाँ पर उद्योगकर्ता या नियोक्ता होते हैं। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्लासिकल सिद्धांत के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से क्लासिकल्स के मॉडल में वेज रेट्स का और रोजगार के स्तर का निर्धारण किया जाता है। किस प्रकार से डिमांड और सप्लाई की शक्तियों द्वारा संतुलन स्थापित किया जाता है और वेज रेट और रोजगार के स्तर का निर्धारण किया जाता है। हम आज उसके आगे का जो थ्योरी है, सेकंड थ्योरी है हमारी, वो है नव प्रतिष्ठित सिद्धांत। उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो नव प्रतिष्ठित सिद्धांत है, सबसे पहले जो इसके जनक थे वो थे एल्फ्रेड मार्शल ने ही इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। हालांकि हमारा क्लासिकल मॉडल था वो बहुत अच्छा था, उसमें नई चीज़ें थी, लेकिन फिर भी उसकी कई सारी जो मान्यताएं थी वो वास्तविक नहीं थी, वास्तविकता से दूर थी, काल्पनिक थी, जो कि रियल लाइफ में लागू नहीं होती है। उसका काफ़ी आलोचना हुई। इसीलिए एल्फ्रेड मार्शल ने न्यू क्लासिकल मॉडल सामने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि मजदूरी ना तो मांग मूल्य द्वारा निर्धारित होती है और ना ही पूर्ति मूल्य द्वारा निर्धारित होती है, अपितु यह उन कारणों से निर्धारित होती है जो मांग और पूर्ति को प्रभावित करते हैं। मार्शल ने बताया कि जो हमारी मजदूरी की दर है या रोजगार का स्तर है, वो सिर्फ मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं। कई सारे कारण भी हैं जो कि श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति को प्रभावित करते हैं, साथ ही श्रम बाजार को प्रभावित करते हैं। ये उन कारणों द्वारा भी निर्धारित होती है। जो नव प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो कई सारी अवस्थाओं में मार्शल ने सामने रखा है। हम धीरे धीरे करके एक एक को विस्तार से डिस्कस करेंगे। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में नव प्रतिष्ठित सिद्धांत। पहली चीज़, पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार। आप जैसे जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, बहुत सारे क्रेता होते हैं और अनंत ही विक्रेता होते हैं। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, यानी कि जो मांग की लोच होती है, वो कैसी होती है, इन्फिनिटी के बराबर, यानी कि हल्का सा भी चेंज आने पर मांग में बहुत अत्यधिक जब चेंज आ जाता है, परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी के बराबर जब होती है मांग की लोच को इन्फिनिटी के बराबर हम कहते हैं। वहाँ पर फ्री मूवमेंट होता है, किसी भी फर्म का अपने आप आ जा सकती है, किसी भी उस उद्योग में से बाहर जा सकती है, आ सकती है। लेबर्स की मोबिलिटी होती है आराम से, और सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता में श्रम की मांग उनकी उपयोगिता के आधार पर ही की जाती है। ये हम जानते ही हैं कि किसी भी वस्तु या सेवा की जो मांग होती है वो किस कारण से होती है बच्चों, उसकी उपयोगिता के कारण, यानी कि उसकी यूटिलिटी के कारण, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो डिमांड फॉर लेबर है वो एक ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र है ना, जो बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर गिर रहा है, और जो सप्लाई वक्र है लेबर का वो नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है ना। और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ संतुलन स्थापित होता है, और ON तो आपका रोजगार है और OW उस समय वास्तविक मजदूरी की दर होती है, जैसे कि हम जानते हैं, है ना। और जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मैंने पहले भी बताया है कि वेज रेट्स और जो मांग है, श्रम की मांग है, उसमें कैसा संबंध होता है, विलोम या विपरीत, या फिर यूँ कह लीजिए दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। क्योंकि अगर मजदूर की दरें अधिक होगी
तो क्या होगा, जो उत्पादन करता है उसकी लागत बढ़ जाएगी। अब जब उसकी लागत बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, कम मांग करेगा, कम श्रमिकों को रखेगा, है ना। और इसके विपरीत अगर मजदूरी की दरें घट जाती है तो क्या होता है, उद्योगकर्ता का लाभ बढ़ जाता है, तो वो क्या करेगा, श्रम की मांग अधिक करेगा। इसीलिए श्रम की मांग और मजदूरी की दर में विपरीत संबंध या इन्वर्स रिलेशनशिप होता है ना। ठीक है। ये तो था पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में तो जैसा कि जहाँ श्रम की मांग और पूर्ति जहाँ बराबर होते हैं संतुलन की स्थिति में, वहीं मजदूरी की दर का निर्धारण होता है। श्रम बाजार में एकाधिकार या मोनोपोली आप सभी जानते हैं कि जब एक उत्पादनकर्ता होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं, यानी कि सिंगल सेलर एंड बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे जब बायर्स होते हैं तो उस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एकाधिकार, मोनोपोली, है ना, मोनोपोली कहते हैं। एकाधिकार कहते हैं जब एक बनाने वाला था और ख़रीदने वाले बहुत होते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं मुझे मोनोपोली का, क्या आपने वर्तमान समय में कोई देखा है? तो अगर आपने देखा हो तो शायद आपने पावर को देखा होगा, एनर्जी को देखा होगा, रक्षा का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का ले सकते हैं, आप रेलवेज़ का ले सकते हैं, वाटर्स का ले सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज भी एकाधिकार विद्यमान है ना। और ऐसे आप भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स ढूंढिए और मुझे बताइए, जिससे कि हमारा जो ये सिर्फ मेरा एक ये वन वे कम्युनिकेशन, ये टू वे में परिवर्तित हो सके। आप मुझसे पूछिए और ये मेरे नोट्स को पढ़िए। मैं अपने वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ ये नोट्स इसलिए आपको डिलीवर कर रही हूँ बच्चों, जिससे कि आप इनको देख के अपने खुद के नोट्स बना सकें, पढ़ें, इनको समझें। और आपको अगर कोई परेशानी आती है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज भेज सकते हैं या मुझे मेल कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता रहे कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं, और किस तरीके से मैं और अपने लेक्चर को और अच्छा कर सकती हूँ। साथ ही बच्चों, जो मैं आपको असाइनमेंट्स दे रही हूँ, प्लीज़ आप उन्हें रेगुलरली करें, और रेगुलरली करके आप अगर अपलोड कर देते हैं अपने ग्रुप पे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। तो जब हम एकाधिकार की बात करते हैं, है ना, और अपनी इच्छा और एबिलिटी अनुसार मजदूरी मांगते हैं, तो उसे श्रम बाजार में एकाधिकार की अवस्था कहते हैं। यानी कि जब श्रमिक खुद की इच्छा से जब मांग करते हैं किसी भी कार्य का, तो श्रमिकों की एकाधिकार होता है। और इसके विपरीत अगर जो उत्पादन करता है वो श्रमिकों की मांग उसके अनुसार करता है, तो विक्रेता की मोनोपोली हो जाती है, जिसे हम मोनोस्पोली भी कहते हैं, है ना। ठीक है, तो इसके लिए वस्तु बाज़ारों से अलग अलग अवस्थाएं, वस्तु बाज़ार की तरह ही अवस्थाएं होती हैं। फिर है सामूहिक सौदेबाजी या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी या कलेक्टिव बार्गेनिंग, जैसे कि हम आज प्रेजेंट सिनेरियो में भी देखते हैं कि जो अगर हम किसी अपनी बात को एक ग्रुप में जाके सामने रखते हैं, प्रकट करते हैं, तो उस बात का अलग ही असर होता है, सामने वाला उसको मानने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ऐसे ही जब ट्रेड यूनियंस बढ़ जाती हैं, ट्रेड यूनियंस वो समूह होता है श्रमिकों का जो कि श्रमिकों के अधिकारों के लिए सतत प्रयास करते हैं, वो बिल्कुल कानूनी लड़ाई भी करते हैं और अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। वे मज़दूरों के जो हित हैं, जो उनके वर्किंग आवर्स हैं, उनका वर्क करने का जो एटमॉस्फेयर है, उनकी जो वेज रेट्स है, उनकी जो इंश्योरेंस है, आदि आदि जो भी उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो कि उनका एक अधिकार है ना, मूलभूत अधिकार है, उसके लिए कार्य करते हैं। और जब ये कलेक्टिव बार्गेनिंग या सामूहिक सौदेबाजी भी इसे कहते हैं कि जब ये सभी वर्कर्स मिलके सौदेबाजी करते हैं, सौदेबाजी करना मतलब बार्गेनिंग, कि भाई क्या कहता है, अगर क्योंकि दोनों की अगर एकाधिकार की हम बात करते हैं, अगर श्रमिक वर्ग ज़्यादा मतलब यूँ कह लीजिए स्ट्रॉन्ग है, तो वो वेज रेट्स अधिक रखना चाहेगा,
और दूसरी तरफ अगर उद्योगपति जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो वेजेस कम रखना चाहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो इस वेज रेट को सेटल होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए दोनों मिलके कलेक्टिवली बार्गेन करते हैं और उस पॉइंट पे वेज रेट को डिसाइड करते हैं जहाँ की जो वेज रेट है वो सीमांत उत्पादकता, जो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता है उससे कम ना हो और उद्योगपति को हानि भी ना हो, ठीक है। इसी क्रम में मैंने और आगे आप इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। आप ये कर्व्स को पढ़िए और इनको अच्छे से समझिए, तो आपको मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सीमांत उत्पादकता क्या होती है। इसी प्रकार से मैंने कई सारी अवस्थाएं बताई हैं कि अगर जो डिमांड कर्व है वो अगर बहुत स्टीप स्लोप है तो किस प्रकार का वेज रेट का डिटर्मिनेशन होगा, और अगर वो स्टीप स्लोप ना होकर थोड़ा फ्लैटेंड है तो किस प्रकार का हमारा वेज रेट्स का डिसाइड होगा। तो ये सब चीज़ें हैं न्यू क्लासिकल सिद्धांत ने सामने रखी हैं, जो मैंने आपके सामने रखना चाहिए। अपने डायग्राम्स वगैरह इसमें एक्सप्लेन किया है, आप इन्हें अच्छे से पढ़िए और इनको समझिए। और कोई चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।